Morning everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear, sir? Yeah. So audio video is clear. So audio video clear. क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? We were discussing about designing of slabs. नहीं, torsion कर रहे थे. Slabs को starting करें. We were talking about designing for torsion. Torsion में कौन कौन सी प्रॉब्लम करा ली है? What are the problems being covered? एक पहली प्रॉब्लम करी थी हमने जिसमें आपने डिजाइनिंग करी थी सिर्फ फ्लेक्चर रिइंफोर्समेंट के लिए. The first problem that we discussed was that image designing was done for फ्लेक्चर. सेकंड वाले केस में आपने डिजाइन करी थी टॉर्शन के लिए भी. सेकंड केस डिजाइनिंग वाज डन फॉर टॉर्शन. लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट भी थी और ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट भी थी. और जो डिजाइनिंग हुई थी वो हुई थी सिर्फ पॉजिटिव टेंशन रिइंफोर्समेंट के लिए. यानी एम1 के लिए. फिर जो दूसरा केस क्या था उसमें हमने डिजाइनिंग करी थी फॉर टॉर्शन. लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट भी दिया था. ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट भी दी थी और उसमें डिजाइनिंग दोनों के लिए करी थी मेरे ख्याल से. एम1 एम2 दोनों के लिए डिजाइन किया था. लास्ट फॉर्म ये था मेरे ख्याल से. सो एम1 एम2 दोनों के लिए डिजाइन कर लिया था. तो पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट टेंशन में ये हमने डिजाइन कर लिया था. तो ये तीन प्रॉब्लम्स आपको करा दी थी. दिस प्रॉब्लम्स वी डिस्कस. तो अभी तक की डिस्कशन में हमने जो भी प्रॉब्लम डिस्कस किए थे उन सब में आपने रिइंफोर्समेंट डिजाइन करी थी. अब फिलहाल व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू रेफर्ड इन दैट रिइंफोर्समेंट वाज बीइंग डिजाइन्ड. बीम का साइज मैं आपको दे रहा था. द साइज ऑफ द बीम वाज गिवन टू यू. आपका फोकस किस पे पता था रिइंफोर्समेंट डिजाइन कर दो. बट जब डिजाइन करनी होती है मतलब बीम डिजाइन करनी होती है साइज मेंशन नहीं होता वहां पे. तो वो साइज भी आपको निकालनी होती है. तो नाउ विल डू द कंप्लीट प्रॉब्लम. अब हम कंप्लीट प्रॉब्लम करेंगे जिसमें साइज भी आपको निकालनी है और इसमें रिइंफोर्समेंट भी आपको डिजाइन करना है. तो उस लोडिंग की इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास. रेस्ट एवरीथिंग इज टू डिजाइन बाय. बाकी सारी चीजें हम खुद डिजाइन करते हैं. सो एनालाइज उसमें कंटिन्यू करके नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट कीजिए. तो डाटा तो मैं वही रखता हूं, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं. 100 to 150 और दूसरे में 95 कर दिया था. सो प्रॉब्लम. सो इट सेज डिजाइन अ बीम. प्रॉब्लम बोल रहा है डिजाइन अ बीम फॉर फॉलोइंग. डिजाइन अ बीम फॉर फॉलोइंग मोमेंट, shear force and torsional moment acting at a certain acting at a certain acting at a certain location acting at a certain location acting at a certain location. अब क्या इन्फॉर्मेशन रखिए. बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है आपको, shear force दिया हुआ है आपको और टॉर्शन मोमेंट दी हुई है आपको. these three variables are given to you. किलोमीटर मीटर, shear force ले लो 120 किलोमीटर मीटर, टॉर्शन मोमेंट ले लो 48 किलोमीटर. so 48 किलोमीटर मीटर. तो shear force है तो किलोमीटर नहीं है, तो shear force is in किलोमीटर. यूज M25 Fe415. ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्टील आ गया. विड्थ इज 400 mm. विड्थ 400 mm है. कवर आपको दिया हुआ है 50 mm. सो कवर इज 50 mm. सो अफेक्टिव कवर इज 50 mm. अफेक्टिव कवर इज 50 mm. तो इस बार आपको साइज भी निकालनी है. हियर यू हैव टू कैलकुलेट साइज आल्सो. अफेक्टिव कवर 50 mm. सो नाउ ओनली फोर्सेस आर गिवन टू यू. टॉर्शन मोमेंट दे रखा है, बेंडिंग मोमेंट दे रखा है, शियर फोर्स दे रखा है. सो नाउ द कंप्लीट बीम इज डिजाइन बाय अस. अब हमें कंप्लीट बीम डिजाइन करनी है. नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? नोट कर लिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नाउ यू टू डिजाइन एवरीथिंग. अब आपको साइज भी निकालनी है, डेप्थ भी निकालना है और आपको रिइंफोर्समेंट भी डिजाइन करनी है. तो रिइंफोर्समेंट की डिजाइनिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप लिया. फॉर डिजाइनिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट आपको स्टेप बाय स्टेप लेके आया. डायरेक्टली वाला सवाल करा तो समझ में नहीं आता कुछ कि डेप्थ भी निकालिए, रिइंफोर्समेंट भी सारी एक साथ निकालिए. इसलिए सारे प्रॉब्लम्स को तोड़ तोड़ के कराया आपको. तो हो सकता है पूरी प्रॉब्लम नहीं आ जाए पीछे से, हो सकता है पूरा सवाल आगे डिजाइनिंग का. तो वो डिपेंड करता है वेटेज कितनी प्रॉब्लम की. सो विल स्टार्ट विद डिजाइनिंग. स्टार्ट करते डिजाइनिंग को. सो सॉल्यूशन. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट व्हाट. पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले तो आपको फैक्टर मोमेंट निकालने पड़ेंगे सारे. ऑल द वैल्यूज आर टू बी कैलकुलेटेड इन फैक्टर टू. तो डिजाइन अल्टीमेट अफेक्टेड मोमेंट, शियर फोर्स एंड टॉर्शन मोमेंट आर टू बी फाउंड. तो स्टेप 1 निकाला. तो स्टेप 1 अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट 200 into 1.5 हाउ मच? 300 किलोमीटर मीटर. देन शियर फोर्स, अल्टीमेट शियर फोर्स 120 into 1.5 120 into 1.5 120 और 60 180 180 किलोमीटर. सो 180 किलोमीटर. देन फैक्टर टॉर्शन 48 किलोमीटर. सो 48 into 1.5 24 जोड़ो उसके अंदर 72 किलोमीटर मीटर. तो पहले हमने फैक्टर लोडिंग निकाली सारी. ऑल द फैक्टर लोडिंग्स आर बीइंग कैलकुलेटेड. तो फैक्टर लोड निकाली हमने. देन वी रिक्वायर डेप्थ निकालनी है हमें. तो बीम की साइज निकालने वाला डेप्थ निकालिए. डेप्थ निकलेगी हमारे फ्लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से. और फ्लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे साथ में और क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन भी निकालना पड़ेगा. सो मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन. सो मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन इज इक्वल टू व्हाट? सो मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन इज इक्वल टू tu अपॉन 1.7 into 1 plus d by b. सो 1 plus d by b. यानी किसकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी यहाँ पे? तो कहानी के स्टार्ट में किसकी रिक्वायरमेंट आ गई? तो मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन निकालना है ताकि मैं इक्वल मोमेंट निकालता हूँ. इक्वल मोमेंट से ही आगे क्या निकलेगी? डेप्थ निकलेगी. तो मुझे यहाँ पे डेप्थ की रिक्वायरमेंट निकल गया. इतने सवाल कर लिया आपने. डेप्थ दे रखी है यहाँ पे कितनी है? 400 mm. विड्थ इज गिवन टू बी 400 mm. तो डेप्थ आपको अपनी तरफ से अज्यूम करनी है. टू अज्यूम द डेप्थ ऑन योर ओन. सो अज्यूम लेट्स सपोज डेप्थ खाली 500 mm. मैंने डेप्थ की वैल्यू 500 में मुझे पता चल जाएगा कि सही है या नहीं है. सही नहीं है तो आपको आइटरेशंस करने पड़ेंगे. गो फॉर द आइटरेशंस. सो मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन. सो मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन निकाल के बताओ. 72 डिवाइड बाय 1.7 into 1 plus 500 by 500 by 400 500 by 400 कितना है? बी बाई डी रेशियो अज्यूम नहीं कर सकते. बिल्कुल अज्यूम कर सकते हो. तो एक ही तो बात है. आप बी बाई डी रेशियो अज्यूम करोगे, अज्यूम करके फिर डी निकालोगे. मैंने डी मान लिया सीधा. यू कैन अज्यूम बी बाई डी रेशियो. तो एक स्टेप बढ़ा जाएगा उसके अंदर अल्टीमेटली. यू आर इंक्रीजिंग वन स्टेप. जब बी बाई डी रेशियो मानोगे, बी की वैल्यू मैंने डी कैसे निकालोगे? रेशियो से मल्टीप्लाई तो करोगे. तो मैंने भी बी बाई डी रेशियो माना है, बस लिखा नहीं है उसको. सो मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन इज व्हाट? 95.3. सो 95.3 किलो न्यूटन मीटर. सो 95.3 किलो न्यूटन मीटर. सो me1 कितना हो गया? सो इक्विवेलेंट मोमेंट me1 will be equal to what? mu plus mt. So this will be equal to कितना ऊपर 300 plus 95.3. So 395.3 किलो न्यूटन मीटर. So 395.3 किलो न्यूटन मीटर. ये हमारा इक्विवेलेंट मोमेंट आ गया ड्यू टू टॉर्शन आल्सो. तो ये हमारी टोटल मोमेंट आ गया. डिजाइन किसके लिए करेंगे? डेप्थ निकालनी है. क्या कौन सी भी मान के डिजाइन करते हैं? लिमिटिंग निकालेंगे यानी बैलेंस सेक्शन मान के डिजाइन करते हैं. फिर जो भी वैल्यू निकल के आती है डी की क्या करते हैं उसको बढ़ा देते हैं.
तो प्रोवाइड ज्यादा कर देते हैं, जो भी वैल्यू निकल जाएगी बैलेंस करने निकल जाएगी, प्रोवाइड कर देंगे ज्यादा, ताकि हमारा सेक्शन क्या हो जाए, अंडर इनफोर्स निकल जाए। तो सेक्शन कम्स आउट टू अंडर इनफोर्स्ड। स्टेप तो बता दो यहाँ पे, स्टेप 2 लिख दो। तो स्टेप 2 हमने क्या किया, एमयू लिमिटिंग निकाला। एमयू लिमिटिंग एफई 415 है, एफई 415 है। सो क्यू लिमिटिंग बीडी स्क्वायर, क्यू कितनी होगी, क्यू विल बी हाउ मच, 0.138 एफसी के बीडी स्क्वायर। तो ये हमारी एमयू लिमिटिंग निकल गई। सो एमयू 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, एमयू लिमिटिंग। सो डिजाइनिंग दी सेक्शन एज बैलेंस सेक्शन, तो बैलेंस सेक्शन भी डिजाइन कर रहे हैं। सो एमयू 1 विल बी इक्वल टू एमयू लिमिटिंग, वैल्यू पुट करो पीछे कितनी है 395। सो 395.3 into 10 raised to 6, this is equal to 0.138 FCK 25, B कितना है 400, D स्क्वायर, D की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, कैलकुलेट वैल्यू की कमिंग आउट टू बी हाउ मच, व्हाट इज वैल्यू कमिंग आउट 535 वाली, सही कर दी मतलब। सो 535 mm हमारी डी कितनी है, अगर ओवरऑल डेप्थ 500 mm है, अफेक्टिव कवर दिया हुआ है आपको, अफेक्टिव कवर कितना दिया हुआ पीछे 50 mm का दिया हुआ है, तो हमारी डी कितनी है 450 mm है, तो हमने अफेक्टिव डेप्थ अज्यूम करी 450 mm, रिक्वायर्ड कितनी है 535 mm की। सो वी अज्यूम द अफेक्टिव डेप्थ टू बी 450 mm, कैलकुलेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट, बट द रिक्वायर्ड डेप्थ टू रजिस्ट दैट मोमेंट इज 535 mm। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, तो 535 तो यही है, रीडिजाइन करना पड़ेगा। 535 तो यही है, इसमें क्या जुड़ेगी 50 mm की कवर भी जुड़ेगी, 50 mm की कवर जुड़ेगी, 585 हो जाएगी। सो 585 निकल के आ जाएगी। सो इट कम्स आउट टू बी 585 mm। सो 585 mm तो मुझे बढ़ा के लिखना पड़ेगा उसको, हाउ टू इंक्रीज 585 क्या ले सकते हैं 600 ले लो, सो पी की वैल्यू को भी 600, सो अज्यूमिंग की वैल्यू को भी 600, किसको 600 मान रहे हैं, किसको 600 मान रहे हैं, ओवरऑल डेप्थ को। सो ओवरऑल डेप्थ को हम क्या मान रहे हैं 600 मान रहे हैं। सो अज्यूम इट इज मोर देन 450 mm, मोर देन 450 mm, रीडिजाइन किया, रीडिजाइन assume d is equal to what 550 mm, so overall depth will be equal to 550 plus 50, coming out to be how much, coming out to be 600 mm। ये 600 mm निकल जाएगी। अब ओवरऑल d इतनी है, अब आपको me1 दोबारा निकालना पड़ेगा, रिवाइज me1, तो मोमेंट ड्यू टू बेंडिंग प्लस मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन, सो मोमेंट ड्यू टू बेंडिंग है तो कितना है, इसको तो ऐसे लिखो भी मान लो, सो मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन tu upon 1.7 into 1 plus d by b। अब वैल्यू पुट कर दो इसकी जरा, mu कितना था 300 था हमारा, mu was how much 300, so mu was 300 प्लस टॉर्शन थी हमारी 72 upon 1.7 into 1 plus d कितना है 600 by b, b कितनी है 400 है, 400 जरा निकालना है mu1 कितना है, कैलकुलेट mu1 कितनी निकल के आ रही है 405 किलो न्यूटन मीटर। सो me1 will be again equal to mu लिमिटिंग, वैसे me1 की वैल्यू लिमिटिंग बराबर पुट करेंगे, तो 405 into 10 raised to 6 is equal to 0.138 FCK BD स्क्वायर, निकाल के बता दो डेप्थ वापस कितनी आ रही है, अच्छा जी। तो 25 into 400 into D स्क्वायर, सो D हाउ मच, D कितना आ रहा है 542, सो D कमिंग आउट टू बी 542 mm। हमने कितना माना था 550 mm, तो हमने ज्यादा माना हुआ, और इनफैक्ट ये आता तो राउंड करके 550 मान लेते, सो इट इज लेस देन 550 mm, hence 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 consider D equals to 550 mm only। तो D का कंसीडर करेंगे 550 mm कंसीडर करेंगे, तो यहाँ तक थोड़ी डिजाइनिंग चाहिए हमारी। तो ये हमारी डेप्थ भी कैलकुलेट होगी बीम के, जैसे डेप्थ ऑफ द बीम आल्सो कैलकुलेटेड। तो पिछले वाले सवाल में ये मिसिंग था, आपको डेप्थ दे दी जाती थी, यहाँ पे आपको बस ये भी बता दिया डेप्थ कैसे निकाली जाती है। अब जैसे आपने डेप्थ 550 mm सेक्शन दिया हो गया आपका, अंडर इनफोर्स हो गया, नाउ द सेक्शन अंडर इनफोर्स, बैलेंस के लिए 542 mm चाहिए थी, तो बैलेंस के लिए 542 mm चाहिए थी, हमने इसको बढ़ा के दे रखा है, ठीक है। अब रिइंफोर्समेंट डिजाइन करनी है, उसमें तो कुछ है नहीं, उसमें चेक करना पड़ेगा कि आपको लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट और शियर रिइंफोर्समेंट दोनों डिजाइन करनी है नहीं करनी, किस बिहाफ पे देखते हैं, ऑन बेसिस ऑफ दैट, किस बिहाफ पे देखा जाता है वो, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट शेयर, तो इक्विवेलेंट शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसके बिहाफ पे देखेंगे। सो वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट शेयर, तो इक्विवेलेंट शेयर कितना होता है इक्विवेलेंट शेयर, सो वी इक्विवेलेंट दिस विल बी इक्वल टू vu plus 1.6 tu by b, कितनी थी शेयर हमारी नॉमिनल शेयर 180, नॉमिनल शेयर 180 प्लस 1.6 टॉर्शन 72, तो टॉर्शन 72 डिवाइड बाय 400, 400 है तो 0.4, डिवाइड बाय 400 इसका मतलब 0.4, 0.4 कितना आ रहा है 468 किलो न्यूटन। सो इक्विवेलेंट नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, इक्विवेलेंट नॉमिनल शेयर स्ट्रेस v upon bd, सो 468 into 10 raised to 3 डिवाइड बाय b, b कितना है हमारा 400, d हमने निकाली है 550, तो ये हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आ गया। तो दूसरी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का मिला कितनी आ रही है 2.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर, so 2.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ वी कैलकुलेट व्हाट tau c max, tau c max 0.631 square root of fck, so 0.631 square root of 25, maximum shear strength of the concrete including shear reinforcement 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो सेफ है। so tau ve is less than tau c max, तो सेफ इन डायगोनल कंप्रेशन, hence safe in diagonal compression। अब इतने सवाल करा दिए, कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए, n number of problems I discussed on same concept, एक ही चीज बार-बार रिपीट हो रही है, तो डायगोनल कंप्रेशन, तो इसलिए प्रॉब्लम करा दी कि वैल्यू सब रिजल्ट जानी चाहिए आपको, ऑल दीस वैल्यूज शुड बी ऑन इट, तो डायगोनल कंप्रेशन, तो सेफ है किसमें डायगोनल कंप्रेशन, तो सेफ है डायगोनल कंप्रेशन में। अब क्या निकालना है हमें, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, अब मुझे tau c निकालना पड़ेगा, tau c लेके जाइए, tau c लेके जाइए, स्टेप 4 tau c लेके जाइए, pt चाहिए, pt लेके जाइए, reinforcement चाहिए, मतलब एरिया ऑफ सील निकालोगे तभी pt निकालोगे। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द reinforcement, then only we will be able to calculate this, तो एरिया ऑफ सील, एरिया ऑफ सील कैसे निकलती है, हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सील, एरिया ऑफ सील कैसे निकल जाती है फार्मूले से, तो अंडर इनफोर्स सेक्शन है फार्मूले से निकल जाती है। सो 0.5 fck bd upon fy into 1 minus square root of 1 minus 4.6 बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट, मैन कहां रहते हो, इनटू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट कौन सा पुट होगा यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट कौन सा पुट होगा यहाँ पे, तो चेक कर रहे हो आप रिइंफोर्समेंट के लिए, तो बेंडिंग मोमेंट कौन सी एम पुट कर देंगे, डायरेक्ट एम पुट कर देंगे 395, क्यों 395 क्यों, ये जो एरिया ऑफ सील निकाल रहे हो किसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो, सिर्फ बेंडिंग के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो ना, जैसे एरिया ऑफ सील करस्पॉन्डिंग टू व्हाट बेंडिंग ओनली, तो फ्लेक्चर के लिए निकाल रहे हैं हम सब एरिया ऑफ सील,
अब इसको मैं डिजाइन करूँ, कहने का मतलब बीम डिजाइन करी फ्लेक्चर के लिए हमने, और वो जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जो होती है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट भी कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन कर रही होती है। तो अगर बेंडिंग के लिए डिजाइन करने के बाद जो रीइंफोर्समेंट आई, बेंडिंग के लिए डिजाइन करने के बाद जो रीइंफोर्समेंट आई, उससे कंक्रीट की जो शियर स्ट्रेंथ है वो टाउ ई से ज्यादा निकल के आ जाती है। उससे कंक्रीट की जो शियर स्ट्रेंथ है वो टाउ ई से ज्यादा निकल के आ जाती है। तो मुझे क्या करने की जरूरत नहीं है, तो फिर मुझे क्या करने की जरूरत नहीं है, मुझे टॉर्शन के लिए डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। शियर स्ट्रेंथ से बात की बात है, टॉर्शन के लिए डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तो हम M1 M2 के लिए डिजाइन नहीं करेंगे उसे, किसे, रीइंफोर्समेंट को, क्योंकि मेरा काम तो वैसे हो जाएगा। ठीक है चीज। तो यहाँ पे जो मोमेंट निकाल रहे हो वो हमारा कौन सा मोमेंट है, हमारा मोमेंट, हाँ, तो इक्विवेलेंट नहीं चाहिए होगा उस समय। तो ये कैलकुलेशन किस पे आपको निकल जाती है, टाउ ई टाउ सी से ज्यादा है, और टाउ सी जो निकाल रहे हो वो कितना एरिया निकाल के मान रहे हो, सिर्फ फ्लेक्चर के लिए रीइंफोर्समेंट मान रहे हो। सो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट डिवाइड बाय व्हाट, एफसी के बीडी स्क्वायर, एफसी के बीडी स्क्वायर, एफसी के बीडी स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो, सब्स्टिट्यूट कर लो। सो एरिया ऑफ स्टील 0.5, एफसी के 25, बी 400, डी 550 डिवाइड बाय 415 into 1 minus square root of 1 minus 4.6 into 300 into 10 raised to power 6 divided by 25, b की वैल्यू कितनी है 400, 400 into 550 का होल स्क्वायर, into 550 का होल स्क्वायर, सिंपलीफाई करके निकालो। if shear reinforcement required then we take M equivalent, shear reinforcement required होगी, वहीं से तो चेक करूंगा। अगर टाउ की वैल्यू टाउ सी से कम आई तो मैं shear reinforcement दूंगा क्यों, पहले ये तो डिसाइड करेंगे shear reinforcement चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर फ्लेक्चर के लिए डिजाइन करने के बाद हमारा जो टॉर्शन वाला जो शेयर है वो कम निकल के आ रहा है किसके कंपैरिजन में, टाउ सी के कंपैरिजन में, तो आपको बस मिनिमम shear reinforcement देनी है, फिर क्या निकालोगे इसके अंदर। अगर ये जो shear strength है कंक्रीट की टाउ ई से कम निकल के आ जाती है तो आपको टॉर्शन के लिए डिजाइन करना पड़ेगा ना, तो reinforcement ये थोड़ी प्रोवाइड करूंगा मैं, जैसे ये नॉट प्रोवाइडेड। तो फिर अभी कल 4 सवाल में फिर क्या सीखा, कल 4 सवाल ये इसलिए तो कराए थे, सिंपलीफाई करके निकाल लो, कितना आ रहा है। So 1739, so 1740 mm square. So area of steel comes out to be how much? 1740 mm square. तो ये हमारी एरिया ऑफ स्टील निकल के आ गई, दिस इज एरिया ऑफ स्टील। तो परसेंटेज ऑफ स्टील इज हाउ मच, AST by BD। तो ये कैलकुलेशन बस इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ पता चल जाए, जिसमें हमने कितना स्टील दे रखा है, सिर्फ फ्लेक्चर को एडजस्ट करने के लिए स्टील दे रखा है, बस ये कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पे, इनटू 100, मल्टीप्लाई कर दो उस 100 से, तो ये आ जाएगी 1740 डिवाइड बाय बी है 400 इनटू 550 इनटू 100, सो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 0.79, 0.79%। तो पीटी 0.79 उठाओ, रेट ऑफ कंक्रीट M25 उठाओ, टाउ सी निकालो उसकी, कैलकुलेट व्हाट इज टाउ सी कमिंग आउट। तो M25 रेट ऑफ कंक्रीट टाउ सी, M25 रेट ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाउ सी। टेबल नंबर 19 में होगा, टेबल नंबर 19, 0.58 न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो 0.58 न्यूटन पर एम स्क्वायर, सो 0.58 न्यूटन पर एम स्क्वायर, सो 0.58 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब कंपेयर करो, टाउ ई कितना है, टाउ ई हमारा 2.12 और टाउ सी कितना है 0.58। इसका मतलब अगर मैं रीइंफोर्समेंट दूसरा, अगर मैं रीइंफोर्समेंट दूसरा फ्लेक्चर के लिए जो शेयर स्ट्रेंथ है कंक्रीट की कैपेबल नहीं है क्या एडजस्ट करने के लिए, कैपेबल नहीं है क्या एडजस्ट करने के लिए, टॉर्शन को एडजस्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो अब हमने डिसाइड किया कि मुझे बीम को डिजाइन करना पड़ेगा, बीम को डिजाइन करना पड़ेगा फॉर टॉर्शन, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट को डिजाइन करना पड़ेगा और शेयर रीइंफोर्समेंट को डिजाइन करना पड़ेगा। तो अब ये दोनों चीजें डिजाइन करेंगे, और जब मैं शेयर रीइंफोर्समेंट को डिजाइन करूंगा, मैंने डिजाइन शेयर रीइंफोर्समेंट, उस समय पीटी थोड़ी लूंगा मैं, उस समय एरिया ऑफ स्टील थोड़ी आएगा, उसमें कौन सा एरिया ऑफ स्टील आएगा, वो एरिया ऑफ स्टील जो आपने फ्लेक्चर में प्रोवाइड किया टू रेजिस्ट टॉर्शन, जो कल प्रॉब्लम करी थी हमने, लेट्स डिस्कस इसमें। अभी कल क्लास वाली ये तो था इसी के ऊपर बेस्ड। तो टाउ ई इज मोर देन टाउ सी, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस व्हाट, सो टाउ ई इज ग्रेटर देन टाउ सी, इट मींस व्हाट, व्हाट इज फ्रीडम, क्या करना पड़ेगा हमें इसको डिजाइन करना पड़ेगा फॉर बोथ, सो हेंस section is to be designed, section is to be designed for both longitudinal and transverse reinforcement, longitudinal and transverse reinforcement and transverse reinforcement। तो अब डिजाइनिंग दोनों के लिए होगी, so once this conclusion is drawn, now designing is done for both। अब डिजाइनिंग दोनों के लिए चलेगी, अब डिजाइनिंग दोनों के लिए चलेगी तो पहले तो स्टेप बनाओ, कौन सा स्टेप है, स्टेप 4, स्टेप 5 आया। एमयू कितना था हमारा 300 किलोमीटर मीटर, एमयू 300 किलोमीटर मीटर, और एमटी कितनी थी हमारी, पीछे छूट गई बहुत, है कहां है एमटी, एमटी ये था एमटी 105, एमटी 105 मेरे ख्याल से, ये आपने फोटो बताई थी, तो एमटी 105। तो मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन 105 किलोमीटर मीटर, कौन सा केस है, मोमेंट ड्यू टू फ्लेक्चर इज मोर देन मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन, सिर्फ कौन सी रिइंफोर्समेंट आएगी, पॉजिटिव टेंशन रिइंफोर्समेंट आएगी, तो ओनली पॉजिटिव टेंशन रिइंफोर्समेंट इज गिवन। सो इक्विवेलेंट मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन विल बी इक्वल टू mu plus mt which is equal to 405 किलोन्यूटन मीटर। एनुअल लिमिटिंग कितनी है हमारी, सो एनुअल लिमिटिंग इज हाउ मच, एनुअल लिमिटिंग कितना है हमारा, एनुअल लिमिटिंग है 0.138, सो 0.138 एफसी के बीडी स्क्वायर, ठीक है, सो 0.138 एफसी के बीडी स्क्वायर, सो 0.138 एफसी के है 25, सो एफसी के है 25, बी की वैल्यू है 400, डी की वैल्यू है 550 का होल स्क्वायर, कितनी वैल्यू, 417, सो 417, सो 417.45 किलोमीटर मीटर। एनी1 किससे छोटा है, एनी1 इज लेस देन व्हाट, एनुअल लिमिटिंग। तो सेक्शन कैसी है, अंडर इन्फोर्स्ड है, हेंस सेक्शन इज अंडर इन्फोर्स्ड, हेंस सेक्शन इज अंडर इन्फोर्स्ड, सेक्शन कैसा है हमारा, अंडर इन्फोर्स्ड है, क्योंकि सेक्शन अंडर इन्फोर्स्ड है एएसटी क्या निकल के आएगी, क्योंकि सेक्शन अंडर इन्फोर्स्ड है एएसटी डायरेक्टली निकालो यहां से। सो एएसटी विल बी इक्वल टू 0.5 एफसी के बीडी अपॉन एफवाई इनटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6, अब आएगा यहां पे एनी1, सो एनी1 डिवाइड बाय एफसी के, क्योंकि मैं डिजाइन कर रहा हूं उसको टॉर्शन के लिए, डिजाइन दी लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट फॉर टॉर्शन, ये हमारा दूसरा सवाल था, दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर 2। सो एफसी के बीडी स्क्वायर, सो एफसी के बीडी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके निकालो कितनी आ रही वैल्यू। सो एरिया ऑफ स्टील 0.5, एफसी के है 25, बी है हमारी 400, डी है 550, एफआई की वैल्यू है 415, ब्रैकेट में गए 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट में 4.6, 405 into 10 raised to power 6 डिवाइड बाय 25 into 400 into 550 का होल स्क्वायर, into 550 का होल स्क्वायर, 550 का होल स्क्वायर पूरा ब्रैकेट है ये आगे। तो दिस विल गिव यू एरिया ऑफ स्टील 25195, सो 25195, 25195 mm स्क्वायर, सो दिस इज एरिया ऑफ स्टील कमिंग आउट, ये हमारा एरिया ऑफ स्टील निकल गया 25195। दो डायमीटर निकाल के दो, सो प्रोवाइड
निकाल के तो रिइंफोर्समेंट इसकी कितनी आ रही है। रिइंफोर्समेंट निकाल के दो, कौन सी बैटरी है इसके अंदर। 2 25 2 32 28 नहीं आएगा। 4 5 5 28 एमएम के ले लो उसमें तो। अगर 2 25 और 2 32 एमएम के ले रहे हो, देखो 528 कितने आ रहे हैं, नहीं हो रहा 528 से 3000 निकल के आ रहा है। तो 528 से 3000 बहुत ज्यादा निकल के आ रही है वैल्यू। नहीं तो वो ऊपर जो 225 228 नहीं 325 228 325 228 सिमेट्री कैसे बनाएंगे उसे। हाँ 2 25 के 3 28 के तो सिमेट्री कैसे बनाओगे, बीच में डालोगे, ऑल्टरनेट लाने पड़ेंगे फिर 28 25 28 25 28। तो रिइंफोर्समेंट बढ़ानी नहीं है, स्पेसिंग का भी इशू है, 400 एमएम की थिकनेस है बस विड्थ। तो विड्थ अगर 400 एमएम की 100 एमएम तो कवर में चला गया, फिर शेयर रिइंफोर्समेंट भी आएगी। तो आपके पास है बच्चे 280 एमएम के आसपास, 280 एमएम में से 20 एमएम की तो रिइंफोर्समेंट दे 25 एमएम के, उसमें भी नंबर बना दोगे तो काम नहीं लगा, नंबर कम ही रखो। नंबर कम रखो, ये 328 225 से कितना आ रहा है, 328 225 328 225 इससे कितना आ रहा है ये, और ये देखो मैं 328 225 328 225 2829 ठीक है। सो 2829 सो प्रोवाइड 3 क्या थे 328 थे या 25 थे 3 व्हाट गायब हो गया, कोई चला गया, 328 के थे। सो 328 एमएम एंड 225 एमएम एएसटी कितनी निकल के आएगी इनकी। सो एएसटी प्रोवाइडेड, एएसटी प्रोवाइड आ रही है 2827, सो 2827 एमएम स्क्वायर, सो 2827 एमएम स्क्वायर। सो 28 सर ये नहीं दे सकते, अरे कुछ भी दे सकते हो, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, कोई मनाही थोड़ी है। 225 232 बिल्कुल दे सकते हो, 2590 बिल्कुल प्रोवाइड किया जा सकता है। सो 225 232 कैन बी प्रोवाइडेड, ये वाली ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। 2590 इसके आसपास ही निकल गई वैल्यू, मतलब ज्यादा वेस्टेज नहीं है हमारी, आप दे सकते हो, यू कैन गेट दैट आल्सो, इट इज मोर एप्रोप्रिएट। कितना आ रहा था 225 225 तो लिखा हुआ है मैंने, 232 कर दो उसको, बस और क्या। ऑप्शन सारे हैं, वो बनाने का डिजाइनिंग में कभी वो ये नहीं बोला गलत किया आपने, इसमें तो डिजाइनिंग सबकी अलग निकल जाती है। वो आपका कंसेप्ट चेक करेगा वहां पे, ये सिर्फ चेक कर कंसेप्ट, क्या आपका कंसेप्ट सही है या नहीं है। सो 2590 सो 2590 एम स्क्वायर, सो 232 225 एम, ठीक है ये आ रहा है, बढ़ो आगे इसको लेके, चलिए आगे इसको लेके चलो। सो 232 225 एम, सो 232 एम की रिइंफोर्समेंट है, 225 एम की रिइंफोर्समेंट है, ये हम एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ये लॉस प्रोवाइडेड। ये तो डिजाइनिंग हो गई हमारी किसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट की, डिजाइनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। सो दिस इज द डिजाइनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। आगे फिर किसके लिए डिजाइन करना है, कौन सा स्टेप चाहिए 5। नाउ यू डिजाइन फॉर शेयर, अब ट्रांसफर रिइंफोर्समेंट देनी है, अब ट्रांसफर रिइंफोर्समेंट देनी है, क्या कंडीशन है ट्रांसफर रिइंफोर्समेंट में, व्हाट कंडीशन अवेलेबल फॉर ट्रांसफर रिइंफोर्समेंट। पहली कंडीशन 5 जगह से स्पेसिंग निकलती है, तो पहले प्रोवाइड करो, तो ट्रांसफर रिइंफोर्समेंट पहले प्रोवाइड करेंगे, तो डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। सो प्रोवाइड टू लेग्ड, सो प्रोवाइड टू लेग्ड, प्रोवाइड टू लेग्ड 10 mm diameter vertical stirrups, vertical stirrups, so provide two legged 8 mm दे सकते हो, स्पेसिंग बहुत छोटी निकल जाएगी। कल आखिरी के दो सवालों में ये तो देखा था हमने, स्पेसिंग बहुत छोटी निकल जाती है, 50 mm 60 mm की स्पेसिंग निकल जाती है, 32 mm का तुम्हारा डायरेक्ट चल रहा है रिइंफोर्समेंट बार का, तो स्पेसिंग बहुत छोटी निकल जाती है, फिर से गलत नहीं है, आप सोच सकते हो आंसर नहीं पे, देयर इज नो इशू। पर कल जब दो बार वो सवाल देख लिया मैंने तो उसने अपने आप ही 10 mm कर दिया, तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया। स्पेसिंग निकालनी 5 तरीकों से निकलेगी स्पेसिंग। पहला 0.87 fy ASV, ये तो फोर्स आ गई जो शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेगी, रेजिस्टेंस फोर्स, d by sv should be greater than equal to tau ve minus tau c into dd। अब ये tau c कैसे निकालोगे, अब आपने लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है टॉर्शन के लिए भी, ये टाउ से निकलेगा उस स्टील के करस्पॉन्डिंग जो पीछे आपने प्रोवाइड कर रखा है, तो डिजाइनिंग हम इसके लिए करेंगे, तो डिजाइनिंग विल बी डन फॉर दिस। तो इसमें मुझे टाउ सी चाहिए पहले, तो टाउ सी के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ सील, सो परसेंटेज ऑफ सील विल बी AST बाय DD इनटू 100, सो AST कितनी है 2590, 2590 बाय 400 इनटू 550 इनटू 100, कैलकुलेट करो। तो पिछला वाला एरिया ऑफ सील सिर्फ हमारे चेक अप्लाई करने के लिए था कि अगर मैं उतना सील भी दे दूं क्या हमारा काम बन रहा नहीं बन रहा। सो 1.177 न्यूटन पर न्यूटन का परसेंटेज है, तो सो परसेंटेज बताओ टाउ सी कितना आ रहा है, सो M25 रेट ऑफ कंक्रीट, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ टाउ सी, तो परसेंटेज आ रही है 1.177, टेबल नंबर 19 देखो, परसेंटेज ऑफ सील 1.177, M25 रेट ऑफ कंक्रीट, टाउ सी की वैल्यू 0.68 0.68 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट ऑल द पैरामीटर्स, 0.87 into 415 into 2 into pi, so 2 into pi 10 square by 4, d है 550, 550 by sv is greater than equal to tau v कितना हमारा 2.12, 2.12, so 2.12 minus 0.68, 400 into 550, तो spacing should be less than equal to, spacing इससे तो कम आनी ही चाहिए, तो spacing should be less than equal to, calculate 98 98 mm, so this comes out to be 98 mm, तो ये पहली कंडीशन अप्लाई करी हमने, so 98.4 वो तो भी वैसे बनाएंगे उसको आगे जाके, आई रिड्यूस वैल्यू। सो दूसरा 0.87 fy ASV d1 upon sv is equal to tu by b1, tu by b1, so tu by b1 plus vu divided by 2.5, vu divided by 2.5। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए क्या चाहिए मुझे, in order to go for this calculation what is required, अगर ये मुझे कैलकुलेशन करनी है b1 d1 की वैल्यू चाहिए, b1 d1 के साथ x1 y1 तो हाथ निकाल लेंगे, we calculate x1 y1, पर वो कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, for calculation of that also what is required,
वो हैंगर बार का डायमीटर चाहिए आपको, ऊपर हैंगर बार का डायमीटर तो चाहिए ना, रिक्वायर्ड डायोड हैंगर बार आल्सो। तो वो जो एरिया ऑफ सील दिया था आपने यहाँ पे, the area of seal which you provided यहीं हैंगर बार भी मेंशन करो। सो प्रोवाइड दिस as as positive tension reinforcement, as tension reinforcement positive tension reinforcement and two 10 mm dia bars, two 10 mm dia bars, two 10 mm dia bars as hanger bars, as hanger bars, as hanger bars। तो ये हमें कैसे प्रोवाइड करना है, हैंगर बार कैसे प्रोवाइड करना है, ये अगर आपने कैलकुलेट किया था, जो हमारे दोनों हैंगर बार हैं उनका एरिया मिला के किससे कम होना चाहिए, जो हमारे दोनों हैंगर बार हैं इसका एरिया मिला के किससे कम होना चाहिए, और 2% ऑफ एरिया से कम होना चाहिए। ये कैलकुलेशन करी थी आप सेफ निकल जाती है वैल्यू, इस वैल्यू वाज कमिंग आउट टू 6, तो चेक लगा सकते हो आप आगे। दैट्स कैन बी अप्लाइड। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं d1 b1 x1 y1, ऑल दीस वैल्यूज कैन बी कैलकुलेटेड, निकाल के बताओ सारी वैल्यूज। तो सारे पैरामीटर कैलकुलेट करके दे दिए, ऑल द पैरामीटर्स आर कैलकुलेटेड, बस सिंपलीफाई करके बताइए कितना रिजल्ट आया, व्हाट इज रिजल्ट कमिंग आउट। ये ऊपर 10 mm के बारे, ये 32 mm है, तो दिस इज 32 mm। इसके नीचे वाले छोटे दिखाने हैं क्योंकि वो आपने कितने दे रखे थे, मेरे ख्याल से 25 mm दे रखे थे, तो 25 mm प्रोवाइड कर रखे थे। प्लीज रिपीट द पर्पस ऑफ द हैंगर बार। शेयर रिइंफोर्समेंट कहां पे टांगेगी, हिंदी में ये बोलते हैं टांगना, हैंग करना, कपड़े टांगते हो तो दरवाजे के पीछे हैंग करना, तो कपड़े टांगोगे, तो ये कपड़े हैं बीम के, तो उसको टांगने के लिए हैंगर बार चाहिए हमें ऊपर। तो ये सारी वैल्यूज मार्क करके दे दी, ऑल दीस वैल्यूज आर बीइंग मार्क, निकाल के दो सब वैल्यूज आप। सो दिस इज व्हाइट कलर क्यों नहीं आ रहा, सो दिस इज ओवरऑल विड्थ बी, b1 क्या होती है, व्हाट इज b1, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर बार्स। देन व्हाट इज x1, x1 क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन शेयर रिइंफोर्समेंट। देन d1 क्या होता है, ये हमारी d1 होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर बार्स अलोंग द डेप्थ। y1 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द शेयर रिइंफोर्समेंट, ये हमारी सेंटर टू सेंटर रिइंफोर्समेंट है, शेयर रिइंफोर्समेंट के अलोंग द डेप्थ। तो ये सारे वेरिएबल आपको बता रखे हैं, अब बस वैल्यू निकाल के बताओ, सब्स्टिट्यूट करनी है मुझे। डायमीटर सारे बार्स को बता दिया, शेयर रिइंफोर्समेंट का डायमीटर पता है, दो चीजें छूटी हुई हैं, बस दो चीजें मेंशन कर देता हूं। एक है हमारी इफेक्टिव डेप्थ, ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ है, एक है हमारी ओवरऑल डेप्थ, इसको कैपिटल डी बोलते हैं। तो जितने वेरिएबल इन्वॉल्व हमारी डिजाइनिंग के अंदर वो सारे वेरिएबल आपको बता दिए, व्हाटएवर वेरिएबल्स आर बीइंग इन्वॉल्वड इन आवर डिजाइनिंग, ऑल द वेरिएबल्स वी हैव रेफर्ड, सो ऑल द वेरिएबल्स आर अवेलेबल। सो दिस इज b1, दिस इज x1, दिस इज d1, दिस इज y1, दिस इज b, दिस इज छोटा d, दिस इज कैपिटल डी। चलिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं ऊपर, मैं पुटिंग वैल्यूज 0.87 fy की वैल्यू डालो। सो 0.87 fy 415 asv है 2 into pi into 10 square by 4, d1 कितना है, व्हाट अबाउट d1, पहले d1 चाहिए, d1 ध्यान रखना एक ऊपर से भी निकल जाएगा, हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, एक d1 ऊपर से भी कैलकुलेट हो गया, हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, छोटी वैल्यू होगी। d1 कितना आ रहा है, व्हाट इज वैल्यू d1 कमिंग आउट, ये d1 कितनी आ रही है, d1 is equal to small d, d1 is equal to small d, तो small d में से कवर घटाओ, रिमूव द कवर, डाई ऑफ द शेयर रिइंफोर्समेंट एंड 5 सेंटीमीटर 10/2, ये आपकी d1 आ जाएगी निकल के, दिस विल बी d1। आ रहा है किसी का d1, दो जन कैलकुलेट करके दे दो, 25 mm नॉमिनल कवर लेना है, क्यों ज्यादा भी ले सकते 30 mm लो, कोई इशू थोड़ी है उसके अंदर, देयर इज नो इशू। आप 30 mm भी लोगे तो जो डी निकल के आ जाएगी, जो डी कैलकुलेट होगी उससे ज्यादा डी रहेगी आपने, तो आप 20 लो 25 लो 30 mm लो, जो मर्जी ले सकते हो, बस मार्क कर देना, क्लियर कवर इतना लिया, सिंपली मेंशन इट, क्लियर कवर इज मच। 507 सबका ये आ रहा 507 कितने क्लियर कवर पे, 30 mm पे, ठीक है, तो 30 mm क्लियर कवर है, सो क्लियर कवर इज 30 mm, सो 30 mm। एसपी हमें निकालनी है, एसपी टू बी फाउंड आउट, टीयू कितना है हमारा 72, सो टीयू इज 72 into 10 raised by 6 अपॉन b1 बता था कोई पीछे भी, b1 बता था 298, तो b1 थी 298 प्लस vu कितनी थी हमारी, व्हाट वाज दिस हियर, vu 180 180, सो 180 into 10 raised by 3 डिवाइड बाय 2.5, यहां से एसपी निकाल लो कितनी आ गई, फ्रॉम हियर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसपी, फ्रॉम हियर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसपी। b1 308 आ रहा है, b1 ऊपर से लगाएगा नीचे से लगाएगा, तो दो अलग लगाएंगे b1 की वैल्यू, छोटी वाली यूज करते हैं, 288 88 है 98 है, अलग अलग, सो 288 है, सो 288 mm, सो व्हाट अबाउट द स्पेसिंग, ये स्पेसिंग निकाल के बताओ यहां से, सो b1 की वैल्यू है 288, देखो b1 कैसे निकला है, हाउ दिस b1 इज फाउंड, हमारी ओवरऑल डेप्थ है 400, आपने कवर दे रखा है क्लियर 30 mm का, फिर हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है शेयर की 10 mm की, फिर हमने दो बार प्रोवाइड कर रखे हैं 32 mm के डिवाइड बाय 2, अब यहां से कैलकुलेट करो जितना भी आ रहा है, कवर तो मेरे ख्याल से 50 mm दे रखा था पीछे, वो ओवरऑल कवर था, इट वाज ओवरऑल कवर, वो इफेक्टिव डेप्थ थी हमारी, यहां से 308 आ रहा है, तो यहां से 308 आ रहा है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 308 की। अब ऊपर से अगर कैलकुलेट करूंगा, अगर ऊपर से वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, इफेक्टिव डेप्थ भी चेंज होगा ना, कवर अज्यूम करेंगे, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आप इफेक्टिव डेप्थ छोटी को निकल के आएगी, इफेक्टिव डेप्थ चेंज नहीं कर रहे हैं, पहली चीज तो वी आर नॉट चेंजिंग इफेक्टिव कवर, हमने इफेक्टिव कवर तो उतना ही रखा है 50 mm का ही, ये जो क्लियर कवर है वो चेंज कर दिया हमने, और उसके बाद भी अगर आपकी डी चेंज हो रही है, लेट्स सपोज डी चेंज होकर निकल के आ रही है आपकी 545, तो हमने तो फिर भी 550 दे रखी है, ये गिवन वैल्यू भी 550, तो अगर आपका कवर दे रखा था 50 mm का, तो उसके बाद अगर निकल के आ रही वैल्यू तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ये तो डिस्कस करने वाले प्रॉब्लम है, आपकी जो डी निकल के आएगी वो हमारी अज्यूम्ड डी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस उससे कम आए, आपकी डिजाइन सेफ चल रही है, मतलब दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू चेंज इट, 288 आ रहा है, अब कम आ रही है निकल के, आप तो ज्यादा देख रहे हैं डी तो
तो जो डी निकल के आ रही है आपकी इस कैलकुलेशन के बाद, वो अगर 550 mm से कम आ रही है तो आपने तो सेम डिजाइन करके दिया, आपने तो 550 mm दे रखी है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। D1 कितना है 550 माइनस 30 माइनस 5, D1 की वैल्यू, ये D1 की वैल्यू, D1 की वैल्यू है 550, दिस इज 550, ऊपर से 30 माइनस 10 माइनस 5, ठीक है। ऐसी आ रही है किसी के 89.9, 89.3, 89.3 है, तो पीछे से कितनी आ रही है 98 mm से कम होनी चाहिए, लेस देन 98 mm, यहाँ से कितनी आ रही है 89, यानी ये भी 90 कर देंगे आउट ऑफ करके, तो एसपी शुड बी 90 mm। ये तो दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल हुआ हमारा। अभी 3 क्राइटेरिया और हमारे, देयर आर 3 मोर क्राइटेरिया। 3 और क्राइटेरिया क्या बोलते हैं, 3 और क्राइटेरिया ये बोलते हैं सी, हमारी एसपी शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ, पहला x1, x1 प्लस y1/4, 300 mm, 300 mm, x1 कितना है, व्हाट इज x1, 330, 330 mm, व्हाट अबाउट x1 प्लस y1/4, x1 प्लस y1/4, how much, 215, 215 mm, so what we'll do, so we'll provide two legged 8 mm diameter, 8 mm diameter stirrups at spacing of, at spacing of, कितनी है spacing, at spacing of 85 mm center to center, 10 mm, so 10 mm। अब देखो 10 mm की स्पेसिंग क्या निकल के आ रही है, अब तो डायमीटर 10 mm कर दिया मैंने, 8 mm करोगे और छोटी हो जाएगी वैल्यू, तो 10 mm की रिइंफोर्समेंट दे रखी है, उसमें ये 5 mm की स्पेसिंग नहीं पड़ रही है आपको, अगर आप 8 mm कर देते स्पेसिंग और छोटी हो जाती, स्पेसिंग वुड हैव बीन फर्दर रिड्यूस्ड, क्लियर। तो ये तो डिजाइन हो गई रिइंफोर्समेंट के लिए, लास्ट में लिख दो स्टेप, लिख के खत्म करते हैं कहानी, हो गई डिजाइन खूब, सब कुछ बता दिया। स्टेप 6 हो गया, कौन सा स्टेप है, स्टेप 6, स्टेप 7 प्रोवाइड साइड फेस रिइंफोर्समेंट, साइड फेस रिइंफोर्समेंट भी आएगी, साइड फेस रिइंफोर्समेंट equally on both sides, having area not greater than what, having area not greater than what, 0.1% of BD, अब कुछ कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट समझ लो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहने का मतलब है दो दो बार प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपको दोनों तरफ, तो अगर 3 बार भी निकल जाते हैं आप दो दो बार प्रोवाइड करोगे, यू प्रोवाइड टू बार्स, जो भी निकल गया खत्म हो गया, आपको कुछ बचा नहीं है, ना नथिंग इज लेफ्ट। नोट लिया सबने, नोट लिया सही, शुड नॉट बी लेस, सो डिजाइनिंग इज कंप्लीट, डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई, तो अब जाके बीम की डिजाइनिंग कंप्लीट हुई आपकी, इसका मतलब बीम में आप कितनी चीजों का चेक लगाओगे, यू विल चेक द बीम फॉर व्हाट, बीम डिजाइन होती है हमारी फ्लेक्चर के लिए, बीम डिजाइन होती है शेयर के लिए, बीम डिजाइन होगी टॉर्शन के लिए, बीम में आप चेक लगाओगे डिफ्लेक्शन का, फिर बीम की डिजाइनिंग में आप चेक लगाओगे डिफ्लेक्शन का, तो देख लिया, बीम की डिजाइन में चेक लगाओगे बॉन्ड का, यू अप्लाई द चेक फॉर द बॉन्ड, फिर बीम में आप साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, यू विल आल्सो प्रोवाइड साइड फेस रिइंफोर्समेंट, ये इतनी सारी चीजें होती हैं, दीज आर नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स, तो फ्लेक्चर के लिए डिजाइन होगी सबसे पहले क्या था, फिर शेयर के लिए डिजाइन होगी, फिर बॉन्ड के लिए डिजाइन होगी, फिर डिफ्लेक्शन के लिए डिजाइन होगी, फिर क्रैक डेवलप नहीं हो अलोंग द लेंथ लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में टेंपरेचर और श्रिंकेज की वजह से साइड फेस रिइंफोर्समेंट दी जाती है, साइड फेस रिइंफोर्समेंट इज आल्सो प्रोवाइडेड। अब ये सारी अलग-अलग चीजें हैं जिसके लिए हमने बीम को डिजाइन करा है, दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर व्हिच द बीम इज बीन डिजाइन, क्लियर, ये भी करना है मुझे लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे कुछ भी नहीं है, सारी चीजें इसी से लिंक्ड है, इतना डिटेल में कर लिया हमने बीम्स को कि आगे तो कुछ लगेगा नहीं आपको, सो नेक्स्ट ऑफ द डिजाइन टू बी अंडरस्टूड इज फॉर दिस स्लैब, नेक्स्ट ऑफ द आरसीसी मेंबर, तो अगला हमारा जो स्ट्रक्चरल मेंबर है और दिस डिजाइन इज टू बी कैरिड आउट इस स्लैब, तो अगला जो स्ट्रक्चरल मेंबर है स्लैब, इनफैक्ट स्लैब की जो आपको पोजीशन है वो मैंने बीम के साथ-साथ ही बता रखी है पीछे, मोस्ट ऑफ द पोजीशंस व्हिच आर टू बी अप्लाइड इन द केस ऑफ स्लैब आर बीन डिस्कस्ड इन द केस ऑफ बीम इटसेल्फ, जैसे एग्जांपल लूं कुछ एग्जांपल ले हम, स्लैब में शेयर की वैल्यू, स्लैब में शेयर की वैल्यू टाउ सी की वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ शेयर, वो तो दोनों भी एप्लीकेबल है, स्लैब में टाउ सी की वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाउ सी कैन बी हाउ मच, शेयर में वाली कंडीशन 0.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी मैक्स, तो बी में चेक कर रहे थे टाउ सी की वैल्यू किससे ज्यादा नहीं हो, ये कहता है टाउ बी शुड नॉट बी मोर देन टाउ सी मैक्स, कम सेफ इन डायगोनल रोटेशन, ये चीज स्लैब में कितनी 0.5 टाइम्स जाती है, 50% जाती है, द सेम बिकॉज़ 50%, जब आप टाउ सी निकालते थे बीम के अंदर, स्लैब के लिए निकालोगे करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा के, तो के इनटू टाउ सी हो जाएगी यहाँ पे, ये आपको बीम में बता दिया था, तो जब आप कंपेयर करोगे कि टाउ बी की वैल्यू टाउ सी से ज्यादा है, कम है, बराबर है, जो भी है, तो यहाँ पे हम चेक करते थे टाउ सी के लिए, यहाँ पे हम चेक करेंगे के टाइम्स ऑफ टाउ सी के लिए, और वो के क्यों लगता था, मैंने फैक्टर केस में अप्लाई द केस ऑफ स्लैब, जो शेयर के लिए चेक अप्लाई करेंगे स्लैब में हम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करते थे, वो के किस पे डिपेंड होता था, दैट के डिपेंड्स अपॉन व्हाट, दैट के डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द स्लैब, वो थिकनेस पे डिपेंड कर जाता था, अगर ओवरऑल थिकनेस 150 mm से ज्यादा है तो के की वैल्यू कितनी रहती थी, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी पीछे वाली, इफ द वैल्यू ऑफ ओवरऑल डेप्थ इज मोर देन 150 mm, द वैल्यू ऑफ के इज हाउ मच, के की वैल्यू कितनी हो जाती थी, अगर 150 mm से ज्यादा निकल गया तो इनफैक्ट एक्सप्रेशन में बता दिया था 1.6 माइनस 0.002 इनटू डी, बोले एक्सप्रेशन यूज करना, फिर आपको 2 लिमिट बता दी निकाल के, 2 लिमिट्स वर डिस्कस देयर, तो यहाँ पे के इनटू टाउ सी निकल के आ जाएगा, फिर के इनटू टाउ सी निकल मतलब एक कंडीशन पीछे बता के आपको, दिस कंडीशन भी डिस्कस इन प्रीवियस केस ओनली, तो कहने का मतलब है जो भी कंडीशंस है बॉन्ड की शेयर की वो पीछे डिस्कस की नहीं है, तो कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे, बस स्लैब होती क्या है बस वो समझना है, बाकी सारी कहानी वही चलती रहेगी, रेस्ट ऑफ द स्टोरी विल बी सेम, सो व्हाट इज स्लैब, अब होती क्या है स्लैब, सो स्लैब वी कैन से इट इज द स्ट्रक्चरल, इट इज द स्ट्रक्चरल मेंबर
It's a structural member of which one dimension is very small. One dimension is very small as compared to one dimension is very small as compared to other two dimensions and is primarily and is primarily subjected to and is primarily subjected to bending एंड इज प्राइमरली सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। तो पहला पॉइंट तो लिख दिया कि स्लैब होती क्या है, सबने स्लैब देखा कि जिस कमरे में बैठे हो ऊपर छत को देखो स्लैब बनी हुई है, तो है क्या, ये स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसकी एक डायमेंशन बाकी वाली दोनों डायमेंशन से बहुत छोटी होती है। किस डायमेंशन की बात चल रही है, उसकी थिकनेस की बात चल रही है। तो स्लैब वो स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसका एक डायमेंशन बचे हुए दोनों डायमेंशन से बहुत छोटा निकल के आता है, जिस डायमेंशन की स्टेटमेंट में बात चल रही है वो उसकी थिकनेस है एंड इज प्राइमरली सब्जेक्टेड टू व्हाट, बेंडिंग ओनली। शेयर का कोई रोल होता है इसके अंदर, जितने भी प्रॉब्लम करोगे आप स्लैब में जब चेक लगाओगे शेयर हमेशा सेफ निकल जाएगी। हां, किसी एक्सट्रीम केस में शेयर में फेल हो रही है तो कोई शेयर इन्फोर्समेंट नहीं देते, डेथ उड़ा देते बस, सिंपली क्लीज डेथ, जैसे डेथ उड़ा दो अपना काम हो जाएगा हमारे यहाँ पे। कैसे, जैसे डेथ उड़ाई क्या होगा फिर, जैसे हमें डेथ उड़ाई मतलब अगर ये सेफ नहीं आती शेयर में तो क्या कर देते हैं, इसकी डेप्थ को इंक्रीज कर देते हैं, सिंपली इंक्रीज वैल्यू ऑफ द डेप्थ। तो जैसे हम डेप्थ उड़ाएंगे क्या होगा, एज विल इंक्रीज वैल्यू ऑफ डेप्थ, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस, टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी, छोड़ो कन्फाइनमेंट हो जाएगा, अच्छा डेप्थ उड़ाने से कन्फाइनमेंट हो जाएगी कंक्रीट की, छोड़ो जब देखेंगे शेयर के अंदर वही बताऊंगा फिर। तो कहने का मतलब ये प्राइमरी सब्जेक्ट टू क्या बेंडिंग है, तो क्या स्ट्रक्चर मेंबर है वो देख लिया, इसके ऊपर प्राइमरी फोर्स कौन सा लगा है वो हमने देख लिया, दैट वी हैव रेफर्ड। तो इज प्राइमरी सब्जेक्ट टू बेंडिंग, तो ये रेफरेंस निकाल लिया हमने। नेक्स्ट कितने तरह की स्लैब होती है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है स्लैब कैन बी क्लासिफाइड, स्लैब्स कैन बी क्लासिफाइड, स्लैब कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। अब स्लैब को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। सो देयर आर सेवरल मेथड अवेलेबल टू क्लासिफाई द स्लैब, क्लासिफाई द स्लैब। क्या है क्लासिफाई द स्लैब, पहला तरीका उठाते हैं, फर्स्ट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो आप स्लैब को क्लासिफाई कर सकते हो शेप के बिहाफ पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कौन कौन सी ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फर्स्ट रेक्टेंगुलर, सो रेक्टेंगुलर, सेकंड सर्कुलर, सेकंड सर्कुलर, so second is circular, next triangular, so next triangular, next किसी भी शेप की हो सकती है, any other shape, so any other shape, ये rectangular हो सकती है, circular हो सकती है, triangular हो सकती है, किसी और शेप की भी हो सकती है, so on the basis of the shape। next next of the classification is based on bending behavior, कि bending में कैसा बिहेव करती है ये, so on the basis of bending behavior, ये सबको बना हुआ नाम सुने होंगे बहुत बार, ये so one way slab, two way slab, so this is one way slab and second is two way slab, तो ये क्लासिफिकेशन चलती है उसके बेंडिंग बिहेवियर के ऊपर। दिस इज ऑन द बेंडिंग बिहेवियर। अब क्या बेंडिंग बिहेवियर भी देखते हैं आगे, एक डायरेक्शन में बेंड करती है, दूसरी डायरेक्शन में बेंड कर जाती है, तो इसी के एनालिसिस करेंगे डिटेल में आगे, विल डू एनालिसिस ऑफ दिस ओनली डिटेल। अगला तरीका स्लैब को क्लासिफाई करने का, सो अगला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of on the basis of type of construction, on the basis of type of construction, on the basis of type of construction, कैसी कंस्ट्रक्शन है इसकी, इसे कैसे लिखा है 1 2 3 डायरेक्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सो स्लैब और यू कैन से सॉलिड स्लैब, या स्लैब बोल दो या सॉलिड स्लैब बोल दो, एक ही बात है। तो स्लैब और सॉलिड स्लैब, नेक्स्ट फ्लैट स्लैब, नेक्स्ट स्लैब विद, इसकी पिक्चर शेयर कर देना सबकी, स्लैब विद ओपनिंग, नेक्स्ट वॉफर्ड स्लैब। इन सारी स्लैब की पिक्चर शेयर कर देना, तो पूछेंगे भैया क्या होती है स्लैब सारी, तो शेयर द पिक्चर ऑफ ऑल दी स्लैब्स, ये चारों स्लैब लिखेंगे, पिक्चर शेयर कर देना। सो वॉफर्ड स्लैब, ये है उसके कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे। डी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लोडिंग, on the basis of type of loading, on the basis of type of loading, कि कौन सा लोड लग रहा है उसके ऊपर, अगेन इट इज आल्सो नोन टू एज subjected to, so subjected to UDL, subjected to point load, so subjected to point load and slab subjected to uniformly distributed load। तो UDL है, दूसरा हमारा point load है। तो पहला तो मैंने बस ये लिखा है स्लैब है क्या, वो स्ट्रक्चर मेंबर जिसका एक डायमेंशन बाकी दो डायमेंशन से बहुत बड़ा निकल गया है, इसको हम बोल देते हैं स्लैब। इसमें प्राइमरी बेंडिंग हुई होती है, इसको क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास। पहला तरीका उसके शेप के बिहाफ पे, सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, किसी और शेप की भी हो सकती है। दूसरा उसके बेंडिंग बिहेवियर के बिहाफ पे, अकॉर्डिंग टू बेंडिंग बिहेवियर इट में भी वन वे स्लैब और टू वे स्लैब, फर्क क्या दोनों में देखेंगे टेक्निकली। तीसरा तरीका है कि उसमें कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, सॉलिड स्लैब है, फ्लैट स्लैब है, कब बनाते देखते हैं आगे, स्लैब के अंदर ओपनिंग है या नहीं है, या वॉफर्ड स्लैब है, फिर से नाम लिखा है वॉफर्ड स्लैब, तो फ्रॉम द नेम ओनली कैन बी रेफर्ड। लास्ट तरीका है उसको क्लासिफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ लोडिंग, तो अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो बोलेंगे सब्जेक्ट टू पॉइंट लोड है, यूडी लग रहा है बोलेंगे सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो देयर आर फोर मेथड्स अवेलेबल टू क्लासिफाई, ये चार तरीके हैं स्लैब्स को क्लासिफाई करने के। अब इन चारों स्लैब की आपको पिक्चर दिखा देता हूं ताकि पता चले कि इन चारों में बेसिक फर्क क्या होता है, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस इन दीस फोर स्लैब्स। तो ये हमारी वॉफर्ड स्लैब है, वॉफल खाते हो तो सेम वैसा ही वॉफल है ये, सो दिस इज वॉफर्ड स्लैब, सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज वॉफर्ड स्लैब, इसको टेक्निकली वॉफर्ड स्लैब बोलते हैं। फिर चीज पहले टाइप की जो पिक्चर आई है वो वॉफर्ड स्लैब की आई हुई है। नेक्स्ट पिक्चर पिक्चर पिक्चर, सो नेक्स्ट ऑफ द पिक्चर, ये बताना कौन सी स्लैब है, पिक्चर मैंने शेयर कर दिया, दिस इज स्लैब बीइंग शोन टू यू। अब इसको दिखाऊंगा आगे, ये फ्लैट स्लैब है, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज फ्लैट स्लैब। ये ऊपर जो आपको एक्सटेंडेड पोर्शन दिख रहा है इसका, उसको क्या बोलते हैं, ये ऊपर जो आपको एक्सटेंडेड पोर्शन दिख रहा है इसका, इट्स टर्म्ड एज व्हाट, बैक टू द मैसेज, दिस टर्म्ड एज ड्रॉप पैनल, ये ड्रॉप पैनल है, तो उसको ड्रॉप पैनल बोला जाता है। क्या होगा ड्रॉप पैनल वो भी देखेंगे आगे, दैट आल्सो वील सी। ये फ्लैट स्लैब है हमारी, दिस इज फ्लैट स्लैब। नेक्स्ट भेज रखी है किसी ने फ्लैट स्लैब भेजी वापस, सो फ्लैट स्लैब भी भेजी हुई वापस, दिखा दी एक बार ये फ्लैट स्लैब, आगे और देखते हैं। ये स्लैब विद ओपनिंग, स्लैब है बीच में ओपनिंग दी हुई है इसके अंदर, तो दिस इज स्लैब विद ओपनिंग, तो स्लैब विद ओपनिंग ये आपने अपने घरों में भी देखी होगी, ये आपने अपने घरों में भी देखी होगी, एक से ज्यादा मंजिल का घर होता है, बीच में लगा देते हैं, वो क्या लगा देते हैं, हाँ मॉल्स में भी होती है। सो दिस इज स्लैब विद ओपनिंग, तो ये स्लैब इसके साथ ओपनिंग लगी हुई है यहाँ पे। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैब, ये अलग टाइप की स्लैब्स है। तो इमेज एक और बची हुई है, अगर उसकी इमेज आ जाती है वो दिखा देता हूँ।
वन वे स्लैब, टू वे स्लैब तो देख लेंगे भी आगे। चलिए, तो सॉलिड स्लैब की इमेज नहीं है, बाकी सारी मैंने आपको दिखा दी। रेस्ट ऑल द इमेजेस आई शोन टू यू। क्लियर है अंदर की? सो टिल नाउ वी सिंपली रेफर व्हाट इज स्लैब एंड हाउ स्लैब इज बीइंग क्लासिफाइड, कैसे क्लासिफाइड है ये। आगे बढ़ते हैं, सो वी कैरी फॉरवर्ड। सो आगे बढ़ते हैं। अब स्लैब है कितने टाइप की, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैब। हम किसकी डिजाइनिंग करेंगे? विल डू द डिजाइनिंग ऑफ वन वे टू वे स्लैब, इट मींस स्लैब व्हिच हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग बिहेवियर। तो हम बात करेंगे वन वे टू वे स्लैब की, मोर ओवर रेक्टेंगुलर स्लैब की, जिसके ऊपर कौन सा लोड लगा हुआ है, यूडी लगा हुआ है। तो मैंने सारी चीजें जोड़ के बता दी आपको इस क्लब। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन बता दी आपको। हम डिजाइनिंग किसकी करेंगे? हम डिजाइनिंग करेंगे रेक्टेंगुलर स्लैब की, हम डिजाइनिंग करेंगे वन वे टू वे दोनों स्लैब की, हम डिजाइनिंग करेंगे सॉलिड स्लैब की, डिजाइनिंग की सॉलिड स्लैब ओनली, सब्जेक्टेड टू व्हाट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो हमारी जो डिजाइनिंग चलेगी वो रेक्टेंगुलर स्लैब की चलेगी, वन वे भी हो सकती है, टू वे भी हो सकती है, सॉलिड स्लैब होगा, मोर ओवर इट बी सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो हमारी जो डिस्कशन है वो यहीं पे रिस्ट्रिक्टेड होगी, क्योंकि स्लैब एंड टाइप्स की होती है, तो उसको नोट करके मेंशन करके दे देता हूं। सो एनालिसिस एंड डिजाइन, एनालिसिस एंड डिजाइन, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ rectangular solid rectangular one way and two way, one way and two way slabs subjected to UDL will be considered, subjected to UDL will be considered, so subjected to UDL will be considered। तो सारी बातें एक स्टेटमेंट लिख दी थी आपको। तो एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सॉलिड रेक्टेंगुलर वन वे एंड टू वे स्लैब सब्जेक्टेड टू UDL will be considered, तो हम इसकी डिजाइनिंग कंसीडर करेंगे, विल कैरी आउट डिजाइनिंग ऑफ दिस। क्लियर चीज, रिपीट करना है कुछ भी। अब जो चीजों की हमें डिजाइनिंग करनी है उनको एक एक करके रेफर करते हैं। सो वी टॉक अबाउट फर्स्ट वन वे स्लैब, तो हम बात करेंगे वन वे स्लैब की। तो वी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वन वे स्लैब। अब क्या होती है वन वे स्लैब? इफ बेंडिंग, सो वी टॉकिंग अबाउट वन वे स्लैब, इट सेज if bending in one direction, if bending in one direction is very significant, is very significant, so bending in one direction is very significant, then other orthogonal direction, then other orthogonal direction, then slab is termed as one way slab, slab is termed as one way slab। तो ये बेसिक चीज आपको बता दिया, termed as one way slab, termed as one way slab। तो अगर एक डायरेक्शन में बेंडिंग बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो, दूसरी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन से, दूसरी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन मतलब जो उसका राइट एंगल पे होगी, तो अगर एक डायरेक्शन में बेंडिंग का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा निकल के आए इन कंपैरिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग इन द अदर राइट एंगल डायरेक्शन और ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, इट विल बी टर्म्ड एज वन वे स्लैब। इसको हम टेक्निकली वन वे स्लैब बोलते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बाय चेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, सो दिस इज टर्म्ड एज वन वे स्लैब। अब आप बोलोगे फिर बेंडिंग मोमेंट की लिमिट कितनी है? ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये किस पे डिपेंड हो गया? ये जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है ये किस पे डिपेंड होगा? ये डिपेंड होगा स्पैन के ऊपर। तो टारगेट बेंडिंग मोमेंट की है, इट डिपेंड ऑन द स्पैन लेंथ ओनली, तो हम कमेंट किसके ऊपर कर देते हैं? स्पैन लेंथ के ऊपर। सो बाइफरकेट बिटवीन वन वे स्लैब और टू वे स्लैब मैथमेटिकली वी कमेंट ऑन द स्पैन लेंथ, वो स्पैन लेंथ क्या है आगे देख लेंगे। बट जो कांसेप्ट है वो किसका लगा हुआ है? वो बेंडिंग का लगा हुआ है। तो किसी एक डायरेक्शन में बेंडिंग बहुत ज्यादा निकल के आ जाए दूसरी डायरेक्शन के कंपैरिजन में, उसको टेक्निकली बोलेंगे वन वे स्लैब। अगर दोनों ही ऑर्थोगोनल डायरेक्शन के अंदर बेंडिंग का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम मिले, उसे क्या बोलेंगे? टू वे स्लैब बोलेंगे। यदि मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग इन टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सिमेटली सेम, इट विल बी टेक्निकली रेफर्ड एज टू वे स्लैब। ये तो बेसिक क्लासिफिकेशन हमारी वन वे टू वे स्लैब की। आगे बढ़े, पहला केस उठाएगा फर्स्ट, फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर स्लैब, rectangular slab supported, rectangular slab supported from opposite edges, supported from opposite edges, so rectangular slab supported from opposite edges। हमारी rectangular slab है जो सपोर्ट हुई opposite edges पे, अब बना के दिखानी है आपको, supported from opposite edges, so this is termed as one way slab। ये हमारी one way slab है। जरा बताना कौन सा व्यू है? this is the which view of the slab being shown to you? ये कौन सी व्यू दिखाई आपको? this is which view being shown? ये प्लान दिखा रहा है आपको, rectangular slab है, सपोर्ट हुई कहां से? opposite edges से। सबकी सपोर्टेड स्लैब है, फिक्स है, क्योंकि प्लान है, प्लान में आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबकी सपोर्टेड है, फिक्स है, इट इज सिंपली सपोर्टेड और फिक्स है, तो इट इज सिंपली सपोर्टेड और फिक्स है, सिंपली सपोर्टेड है। अब फिर से आप लोगों को कैसे पता चल गया? वो स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये ऊपर बना रखी है, स्टैंडर्ड नोटेशन दिखा दी मैंने आपको। सो दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। तो अगर मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं ये ऊपर बना के, क्योंकि दिखेगा वैसे ही आपको, ये सिंपली सपोर्टेड है। अगर मैं इसी को इस तरीके से दिखा देता आपको, इसका मतलब क्या फिक्स है? आपको तरीका नहीं इसको शो करने का, देयर इज नो अदर मेथड टू शो दिस। रीजन बीइंग हमारी जो स्लैब है वो सपोर्ट के क्या है? ऊपर प्रेजेंट है, और सपोर्ट इसके नीचे है, और प्लान देखो नीचे वाला सपोर्ट आपको दिखेगा नहीं, तो दिखाने का तरीका हमारा दिस इज द मेथड टू शो। तो ये सभी सपोर्टेड है भाई। जो रेक्टेंगुलर स्लैब है सपोर्टेड फ्रॉम बोथ द एजेस, तो जो बेंडिंग होगी वो क्या होगी? जो बेंडिंग होगी वो क्या मिलेगी आपको? इस डायरेक्शन में मिलेगी। सो बेंडिंग इन वन डायरेक्शन विल कम आउट टू बी सिग्निफिकेंट इन द अदर डायरेक्शन। तो ये मैंने आपको क्या दिखा रखा है? इसकी रिफ्लेक्टेड शेप दिखा रखी है, दिस इज रिफ्लेक्टेड शेप व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। ये मैक्सिमम रिफ्लेक्शन निकल जाएगी आपको, दिस इज द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, क्या हुआ कलर फिनिशिंग होगा। सो ये हमारी डेल्टा मैक्स, दिस इज अवर डेल्टा मैक्स, सो दिस इज अवर डेल्टा मैक्स। यहाँ से एक बात और समझ में आ गई, अगर रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड है फ्रॉम ऑपोजिट एजेस, यानी दो एज पे सपोर्टेड है, वो हमेशा क्या निकल जाएगी? अगर वो सपोर्टेड है दो एजेस के ऊपर, वो हमेशा क्या निकल जाएगी? वरना टू वे निकल जा सकती है। तो रिस्पेक्टिवली नॉट पॉसिबल कि अगर रेक्टेंगुलर स्लैब दो एज पे सपोर्टेड है और वो क्या निकल के आ जाए? टू वे निकल के आ जाए। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ गया कि ये हमेशा क्या रहेगी? वन वे रहेगी, इट विल ऑलवेज बी वन वे स्लैब। तो उसको नोट करके मेंशन कर देता हूं नीचे। सो नोट करके मेंशन कर दिया, रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड फ्रॉम, सपोर्टेड फ्रॉम ऑपोजिट, supported from opposite edges is always one way, is always one way, irrespective of dimension। जो मर्जी डायमेंशन निकल के आए, जो मर्जी स्पैन लेंथ निकल के आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये साइड से डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? बेंडिंग की वजह से। ये साइड से डिफ्लेक्ट क्यों? बिकॉज़ ऑफ बेंडिंग। तो बाकी दो साइड पे तो आपने उसको सपोर्ट लगा रखा है, तो ये यूडीएल, इसके ऊपर यूडीएल दिखाऊंगा, मेरी स्लैब ढक जाएगी पूरी, इसमें पूरा लोड प्रेजेंट है। और डिफ्लेक्ट होने की कौन सी जगह बची? दो साइड से तो सपोर्ट लगा रखा है आपने, तो इन दोनों की जगह सपोर्ट प्रेजेंट है यहाँ पे नीचे। तो ये फ्री एंड आगे इसके निकल के यहाँ कोई सपोर्ट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी बेंडिंग होगी इसकी, अलोंग दी लेंथ में निकल जाएगी। इसको अगर आप विड्थ बोल देते हो या लेंथ बोल देते हो, मैं से लेंथ के अलोंग भी मिल जाएगी बेंडिंग, पर विड्थ के अलोंग तो बेंडिंग बहुत ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू व्हाट? लेंथ। तो अगर एक एक डायमेंशन के अलोंग, एक डायमेंशन के अलोंग आपको बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा मिले इन कंपैरिजन टू द अदर, इसको क्या बोलते हैं? मैंने स्लैब बोलते हैं। जैसे कि हमने समझा, इसको समझाने के लिए कुछ है क्या मेरे पास? समझाने के लिए क्या है मेरे पास? इसको समझाने के लिए ये देखो किताब पड़ी हुई है, तो ये वन वे स्लैब है, ये तो दिख भी जाएगी आपको, दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड आल्सो कि वन वे स्लैब ये है। अब ये वन वे स्लैब है, इस पे एक एज पे सपोर्ट रखा है, ये राइट एज पे सपोर्ट, और दूसरा एज जो इसके जस्ट
पीछे है, इस पे भी सपोर्ट दे रखा है। तो इन दो साइड पे सपोर्ट नहीं है। अभी आप इसको सामने से देख रहे हो तो आपको बेंडिंग दिखेगी नहीं। अभी आप देख सकते हो मैंने हाथ से बस कोने वाली दो चीजों को सपोर्ट कर रखा है, जो एजेस है उसको सपोर्ट कर रखा है। अब देखो बेंडिंग कैसे हुई है, उसकी बेंडिंग देखो कैसे हुई है। हाउ इज बेंडिंग, ये बेंडिंग तो दिखाई मैंने आपको आगे, इस बेंडिंग की इंफॉर्मेशन होगी, ये डायग्राम बना हुआ। तो अगर आपने रेक्टेंगुलर स्लैब को सपोर्ट कर रखा है दो साइड से, तो वो हमेशा लंबे स्लैब निकल के आएगा, ऑलवेज कम आउट होंगे स्लैब। तो बस को ये देखो लाइन डायग्राम बना हुआ, तो प्रैक्टिकली दिखा दिया आपको। इस लाइन डायग्राम को देख सकते हो, ये लो देखो, इसको सपोर्ट कर दिया था हमने, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रखा है, दो साइड से प्रोवाइड कर रखा है। रेक्टेंगुलर स्लैब है सपोर्टेड ऑन अपोजिट साइड्स, तो रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड ऑन अपोजिट साइड्स। मैंने जो डायग्राम बनाया है वो इसके एक्जेक्टली 90 डिग्री बना हुआ है। तो ये इसके लॉन्ग, इस साइड के लॉन्ग क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी, ये बेंडिंग लेके आपको बेंडेड पोर्शन दिखा रहा है, तो इसको लंबे स्लैब बोला जाता है। दिस इज लंबे स्लैब, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया, टाइम है। सो दिस इज वन वे स्लैब। दूसरा क्या था, ए पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड, सपोर्टेड फ्रॉम ऑल फोर एजेस, सपोर्टेड फ्रॉम ऑल फोर एजेस। अब हमारी रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड है चारों एजेस से। नाउ द रेक्टेंगुलर स्लैब इज सपोर्टेड फ्रॉम ऑल द फोर एजेस, तो अब ये सपोर्टेड है चारों एजेस से, तो नाउ इट इज सपोर्टेड फ्रॉम ऑल द एजेस। अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मैथमेटिकली चेक करना पड़ेगा। तो वो स्लैब जिसमें एक डायरेक्शन में मूवमेंट बहुत ज्यादा निकल के आ जाए, इन कंपैरिजन टू द मूवमेंट ऑफ इट्स ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, वन वे स्लैब। अब ये सपोर्टेड है चारों साइड से। फिर से अगर रिफ्लेक्टेड शेप बनाने की कोशिश करें, बन तो जानी चाहिए, हां बन गई। सो ये हमारी रिफ्लेक्टेड शेप आगे निकल गया। तो अगर एक साइड के लॉन्ग बेंडिंग बहुत ज्यादा मिले इन कंपैरिजन टू द अदर साइड, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज वन वे स्लैब। इसको टेक्निकली क्या बोल देते हैं, वन वे स्लैब बोल देते हैं। सो दिस इज डेल्टा मैक्सिमम, ये हमारा डेल्टा मैक्सिमम है। तो अगर एक साइड के लॉन्ग बेंडिंग ज्यादा मिले इन कंपैरिजन टू द अदर साइड, तो एक साइड के लॉन्ग अगर बेंडिंग ज्यादा मिले, नीचे वाला गायब हो गया। सो एक साइड के लॉन्ग अगर बेंडिंग ज्यादा मिले इन कंपैरिजन टू द अदर साइड, इट इज टर्म्ड एज वन वे स्लैब। अब ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, सपोर्टेड है चारों तरफ से। अब आपको चेक करना पड़ेगा कहां बेंडिंग ज्यादा है कहां बेंडिंग कम है, वेयर बेंडिंग इज मोर वेयर बेंडिंग इज लेस। अगर दोनों जगह बेंडिंग का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है या अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है, इफ ऑन आइदर साइड द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली सेम, इट विल बी टर्म्ड एज टू वे स्लैब, उसको टू वे स्लैब बोलेंगे। अब इसको मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, हियर वी गो फॉर द मैथमेटिकल एनालिसिस। तो इसके लिए क्या है, सो वी कैन से अ रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड, रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड फ्रॉम ऑल फोर sides, from all four sides is considered as one way, is considered as one way if aspect ratio, if aspect ratio is more than 2, if aspect ratio is more than 2, अगर aspect ratio 2 से ज्यादा है। अब aspect ratio क्या होती है, what is aspect ratio, aspect ratio is the, so aspect ratio is the longer effective span, longer effective span to the shorter effective span, so longer effective span to the shorter effective span, इसको हम बोलते हैं aspect ratio। so longer effective span, let's suppose ly, shorter effective span lx, अगर ये वैल्यू 2 से ज्यादा निकल के आ जाए, तो अगर aspect ratio 2 से ज्यादा निकल के आ जाए, हम इसको क्या बोलेंगे, वन स्लैब बोलेंगे। नाउ द पॉइंट टू बी रेफर इज aspect ratio is only defined for rectangular slab supported on all the four sides, अगर वो चारों साइड से सपोर्टेड है तभी हमारा aspect ratio डिफाइंड है, तो aspect ratio डिफाइन नहीं है, यानी पिछले वाले केस में aspect ratio डिफाइन नहीं है, उसको नोट करके मेंशन कर दो क्योंकि उसमें गलती होती है हमेशा। सो वी कैन से aspect ratio is valid only for, is valid only for rectangular, rectangular slab supported from all four sides, supported from all four sides, all four sides। जो एस्पेक्ट रेशियो को डिफाइन किसके लिए, अगर रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड हो किसी चारों साइड से। अब पीछे वाला लॉजिक लगाते हैं, हमने बोला कि किसी भी एक डायरेक्शन के लॉन्ग मूवमेंट बहुत ज्यादा निकल के आ जाए इन कंपैरिजन टू द अदर ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, इट विल बी टर्म्ड एज वन वे स्लैब। फिर मूवमेंट डिपेंडेंट किसके ऊपर, अफेक्टिव स्पैन के ऊपर। तो अगर एक जगह आपको अफेक्टिव स्पैन ज्यादा मिल रही है बहुत, किसके कंपैरिजन में, दूसरी अफेक्टिव स्पैन के कंपैरिजन में, तो छोटी अफेक्टिव स्पैन हमने डिनोमिनेटर में रखी है, तो छोटी की वैल्यू बहुत कम है इन कंपैरिजन टू लॉन्गर अफेक्टिव स्पैन, तो रेशियो क्या लग जाएगा, रेशियो क्या लग जाएगी, ज्यादा निकल जाएगी। तो अगर ये रेशियो 2 से ज्यादा निकल के आ रही है, हम क्या बोलेंगे, स्लैब कैसी है, अगर ये रेशियो 2 से ज्यादा निकल के आ रही है, हम बोलेंगे स्लैब कैसी है, बन जाएगा। अगर 2 से कम निकल के आ रही है, विल से इट इज टू वे स्लैब, हम बोलेंगे स्लैब हमारी टू वे स्लैब है। ये चीज फिर से कोई हार्ड एंड फास्ट वैल्यू नहीं है कि अगर 2.0 बना गई तो फिर क्या कंसीडर करेंगे, फिर से बाइफरकेशन हमने ले रखी है। और जब वन वे स्लैब टू वे स्लैब डिजाइन कर लेंगे, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि अगर 2.01 भी आएगी निकल के तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 1.98 निकल जाएगी तो भी क्या कंसीडर करेंगे, और भी कंसीडर ठीक है बड़ी। तो बेसिक आइडिया दे दिया आपको वन वे स्लैब का, बाकी डिजाइन करते हैं फिर कभी क्लास में। चलिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बाकी का डिस्कस करते हैं, रेस्ट भी डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम लिंक शेयर कर देना, कोई शेयर टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम लिंक, तो लिंक मैंने शेयर कर दिया, तो लिंक इज बीइंग शेयर।